नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे और आज जब हम लोग बात कर की तभी हम लोग किए तो ये हुआ कि देश में तो हाहाकार मचा है, क्या छुएं क्या छोड़ें कैसे बात करें। लेकिन मुझे लगता है अभय भाई की सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ये हमारे लोकतंत्र के तीन इम्पोर्टेंट पाए हैं, पैर हैं, स्तंभ हैं, उसमें जिस तरह से विधायिका और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हम लोग कुछ मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका का अभी गिरावट शुरू हुई है और एक हाईकोर्ट के जज के यहाँ कभी कोई कहता है 50 करोड़, कोई कह रहा है 15 करोड़, फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं मिले नहीं, फिर मिले क्या नहीं मिले, फिर उनको कहा जा रहा है कि नहीं वापस इलाहाबाद चले जाओ। आ, मुझे एक उसमें खतरा, जो लार्जर खतरा समझ में आ रहा है अभय भाई, ये धीरे धीरे हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं रह गई थी और उसपे बहुत से प्रश्न चिन्ह थे, लेकिन वो अब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनती जा रही है इन सब हरकतों की वजह से। और उसके लिए विधायिका अब से ज्यादा मुझे लगता है कि न्यायपालिका खुद जिम्मेदार है। वो अपने अकर्मण्य, बेईमान और ऐसे ऐसे जो मतलब जज साहब कह रहे हैं कि अगर कोई महिला का पेटीकोट खोल रहा है और कहां कहां हाथ लगा रहा है तो वो कोई अपराध नहीं है। तो इस तरह के मतलब मैं तो अब क्या इनके लिए, इन लोगों के लिए शब्द यूज करूं, ये सब जग्गी वासुदेवन के स्कूल वाले, ये सब लोग जो गंदे हरकत करने, मैं अबे भाई मतलब ये चिंता का विषय है, इसको कहां हम ले जा रहे हैं, मैं जरा इस पे एक टिप्पणी पहले चाहूंगा। अब आनंद जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लग जाने के बाद में दमकल और पुलिस वाले जब नुकसान का जायजा ले रहे थे कि आग से नुकसान कितना हुआ है, तब उन्हें एक अंदर के कमरे में बड़े पैमाने पर नकदी प्राप्त हुई, जिसके बारे में मोटे तौर पर कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए थी वो, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 50 करोड़ था। अब वो नकदी प्राप्त हुई कि नहीं हुई, आज के अखबारों को देख के लगता है कि इस मसले पर लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है। पुलिस ने और दमकल ने कोई इस पे आधिकारिक बयान देना मुनासिब नहीं समझा है और एक तरह से एक बयान में यह भी कह दिया गया है कि उन्हें कोई नकदी नहीं प्राप्त हुई। अच्छा, दूसरी तरफ एक खबर जो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई है और जो विश्वसनीय लगती है वो ये है कि जिस वक्त पुलिस और दमकल के कर्मचारियों को वो नकदी मिली तो उन्होंने तुरंत उसकी वीडियोग्राफी कर ली, उसका वीडियो बना लिया और वही वीडियो अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिखाया। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वो वीडियो देख लिया तब फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में सोचा और वो कार्रवाई की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी भी पूरी तरीके से किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं जिसमें ये कहा जाए कि उनको इलाहाबाद भेजा जाएगा। ये सब खबरें हैं, मतलब जो है, और खबरों पर प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, ये है स्थिति। अच्छा, अब मैं जिस तरफ आपका, ये तो खबर है जो मैंने बताई, जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो बात दूसरी है। मीडिया में चर्चा ही चल रही है कि भाई एक जज को कैसे हटाया जा सकता है। जज को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा और उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। महाभियोग कई जजों के खिलाफ पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन जज के खिलाफ भी महाभियोग पेंडिंग है जिन्होंने ये कहा था, जिन्होंने एक सांप्रदायिक किस्म का वक्तव्य दिया था विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। तो ये बहुत मुश्किल है, जजों की पूरा कार्यकाल गुजर जाता है लेकिन महाभियोग का फैसला नहीं हो पाता। इस प्रकार की तमाम चर्चाएं और की जा रही हैं और ज्ञान दिया जा रहा है, इस सिलसिले में कानूनी ज्ञान दिया जा रहा है। एक बात मेरी जो कानूनी सामान्य ज्ञान है, यानी जो लीगल कॉमन सेंस है, मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आप भी मुझे बताइए, और अभी हम लोग ना अगर तय कर पाए तो आगे हम लोग उस बात को कहीं से जानकारी लेके पब्लिक इंडिया के दर्शकों के सामने रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई जज मर्डर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। भाई ये तो कोई जज अगर अपने किसी प्रोफेशनल काम में, इंसाफ देने के काम में कोई कोताही है, उसके ऊपर कोई इल्जाम है, कोई इल्जाम साबित हो गए हैं, वो एक अलग बात है। कोई उसने ऐसा आचरण किया है जो उसकी संहिता है, उस संहिता के खिलाफ चला गया है, ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का अपराध है। ये तो बिल्कुल अपराध संहिता जो है भारत की, उसके तहत एक स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा अपराध है।
इसके अंदर ये चर्चा करना कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और महाभियोग बड़ा मुश्किल होता है साबित करना, वो बहुत लंबा चलता है, मीडिया इस प्रकार की चर्चाएं कर रहा है, कितना ताज्जुब है वो तो होता है। यानी कोई चाहता ही नहीं है इस देश में कि सार्वजनिक जीवन जो है वो पारदर्शी हो और उसके अंदर कोई न्याय हो, न्यायपरक हो, उसके अंदर कोई ईमानदारी हो, कोई मूल्यों के प्रति कोई निष्ठा हो। मीडिया भी नहीं चाहता है, राजनीतिक लोग भी नहीं चाहते हैं। भाजपा की तरफ से क्या चीजें आ रही हैं आप देखिए, भाजपा की तरफ से ही कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के खिलाफ कुछ मत कहिए। दूसरा, उनके एक बयानवीर हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि ये सज्जन तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब ये उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, ये सवाल अखिलेश यादव से पूछिए कि ऐसे आदमी को एडवोकेट जनरल क्यों बनाया था। वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हैरत। और मीडिया इन बातों को छाप भी रहा है। तो कितना एक बात जो बिल्कुल सीधी सी है, उनके घर पे रुपया मिला, या तो ये कहिए कि ये बात ही बिल्कुल झूठ है, रुपया कोई मिला ही नहीं, या तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, साबित हो जाए, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। एक गलत प्रवाद पैदा हुआ, इस बात को मान लिया जाए। लेकिन अगर उनके घर पे एक अनअकाउंटेड वेल्थ मिली है, एक गैर कानूनी रकम मिली है, वो 1 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 150 करोड़ हो, ये अलग बात है, जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का काम बनता है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है ना, मुख्य न्यायाधीश काम बनता है उसकी जांच करें, उन्हें सामने बुला के पूछे कि भाई क्या चक्कर है, बताइए फटाफट। 12 घंटे में, 16 घंटे में, 24 घंटे में जवाब दीजिए इस बात का, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और रपट तुरंत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल भेजाना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है। इसके अंदर ये सब जो जलेबियां बनाई जा रही हैं और बहुत बड़ा फुटेज खाया जा रहा है, बिल्कुल अनावश्यक है। इसकी क्या तुक है? अब उनका अच्छा मान लीजिए ये अगर उनका तबादला कर दिया जाता, तबादला तो अपने आप में कोई सजा है नहीं। हालांकि ये अभी ये अफवाह और अंदाजे के आधार पर ही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इस प्रकार के कयास ना लगाए जाएं। अभी हमने कोई इसमें निर्णय नहीं लिया है और इसमें निर्णय में बहुत देरी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूरी न्यायपालिका की साख दांव पर लग गई है और इस मामले को अगर ईमानदारी के साथ में नहीं निपटाया गया, इस मामले को एक नमूना नजीर नहीं बनाया गया, तो हमारे लोकतंत्र में पलीता लग जाएगा। ये किसी नेता के पास रुपए मिलने जैसा मामला नहीं है, किसी अफसर के घर में रुपए मिलने ऐसा मामला नहीं है। तो बहुत निकलता रहता है, बहुत होता रहता है जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपया लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। बहुत सारे अफसरों के घरों में, बहुत बड़ी आईएएस अफसरों के घर में बड़ी बड़ी रकमें निकलती हैं, ऐसी रकमें निकलती हैं। चपरासियों, क्लर्कों के घर तक में रकमें निकलती हैं, मध्य प्रदेश में निकल चुकी हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं। लोग मानते हैं कि ये सब लोग भ्रष्ट होते हैं, लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के यहां निकलना संदेह किए जाते थे, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से निकल के आ गया है। अब बचेगा क्या हमारे लोकतंत्र में? कुछ बचेगा ऐसा जिसपे हम लोग गर्व कर सकें? देखिए, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तो मेरे ऊपर एक डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा हो गया। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा क्या करें। मैं थोड़ा सा सकपका भी गया। उन्होंने कुछ नहीं, ऐसे मुकदमे हम लोगों पे होते रहते हैं, अदालत में जाओ, वकील करो, अदालत में जाओ। मैंने वकील किया, अदालत में गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में। तो मैंने देखा कि वहां पे जो पेशकार है वो मजिस्ट्रेट के सामने, सीजीएम के सामने ही तारीख देने के लिए 10-10, 20-20 रुपए ले रहा है। उस वक्त पुरानी बात बता रहा हूँ, रिश्वत का अब तो शायद बढ़ गई होगी, अब 100 रुपए 150 रुपए हो गई होगी, वो ले रहा है। और बाद में पता चला कि इसी पैसे से मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो दोपहर में चाय पान करते हैं और वो वहां पे बढ़ता है। वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, पूरे भारतीय राज्य के नुमाइंदे वहां मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, न्यायपालिका का तो वो अदालत थी, और सामने ही रुपया लिया जा रहा था। तो उससे छवि ये बनी कि निचली अदालतों में ये भ्रष्टाचार है, ऊंची अदालतों में नहीं होगा। फिर मैंने एक बार सेशंस जज में, जिला जज के यहाँ भी यही होते हुए देखा। फिर बाद में पाया कि नहीं, तरह तरह के दबाव चलते हैं जजों के ऊपर, जातियों का दबाव चलता है, कुछ वकील सेट होते हैं जज के साथ में, इस प्रकार की बातें भी सुनने में आई।
लेकिन ये तो बिल्कुल ये तो बात सुनने की बात ही नहीं, तो पूरा प्रमाण मिल गया है, बिल्कुल ठोस प्रमाण प्राप्त हो गया है भाई। या तो आप कह दीजिए कि प्रमाण नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है, यशवंत वर्मा साहब पूरी तरीके से बेकसूर हैं और उनके खिलाफ जो कुछ भी बात की जा रही है सबसे कानूनन निपटा जाएगा, या तो ये कहा जाए। अगर ये नहीं कहा जा रहा है तो यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ जमकर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी हीले हवाले के। जी, मैं अबे भाई दो चीजें इस पे जल्दी से मैं भी कर दूं। जो आप ये बात पेशकार की कह रहे थे, मैंने जब पहली बार मैं अपनी किसी कंपनी में था और उसके लिए गया तो उस समय 2 रुपए का रेट था और वो सामने ही रहते तो नीचे ही लेता था, उन्हीं सामने गिन भी लेता था कि नोट अगर फटा है तो इसको चेंज भी कर दो। मतलब मजिस्ट्रेट साहब उसको दिखा के भी कहता होगा कि साहब ये देखिए चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात है। और ये केवल डिस्ट्रिक्ट जज तक नहीं है, ये हाई कोर्ट तक है। आज भी किसी भी हाई कोर्ट के यहाँ जब वो कोई फैसला देते हैं, बेल या स्टे देते हैं, पीछे से उनका जो वो है उनको नहीं पता है, वो भी तो इसी बेंच से गए हुए हैं, वो तुरंत भाग के आता है बाहर, आपको पकड़ता है। अब डिपेंडिंग 100, 200, 400, 500 वो कैसा हर जज के सामने ही हो रहा है। और मेरे जो जज मित्र हैं उनको बड़ा बुरा लगता है। अब मैं बात है वो अपना बताते कैसा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा, मैं कहता हूँ और वो रोक पाए। अब वो तो एक ट्रेडिशन है, मतलब घूस लेना एक ट्रेडिशन है। ये एक और मैं आगे बता दूं, आप छोटे किसी जिले में चले जाइए, हर जिले में इतने महंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अमेरिका और ईरान और तुरान के फल बिकते हैं। एक बार मैंने कहा ये फल यहाँ कौन खाता है छोटे जिले में, पता लगा कि नहीं, डीएम साहब के स्टेनो बाबू और जो डीजे साहब के पेशकार हैं, इन लोगों के यहाँ यही जाता है और उनकी जिम्मेदारी है कि शाम की सब्जी फल ये सब उन्हीं लोग भिजवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं ये सब लोग, क्योंकि वो तो अच्छा वहां एक अच्छा ये है कैंप ऑफिस उसको बोलते हैं, तो कैंप ऑफिस में करने से सब ऑफिशियल खर्चा भी हो जाता है। खैर, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही मैं उस पर बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आप हत्या की बात कर रहे हैं, हत्या से ज्यादा मेरे हिसाब से संगीन, हत्या से ज्यादा, क्योंकि हत्या तो ये जो हमारे रंजन गोगोई साहब और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस हैं, इन लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के वो हैं भाई आरोपी। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको वो महिला सुप्रीम कोर्ट गई, रंजन गोगोई के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, क्या हुआ टाइम मेरे हिसाब से ये ज्यादा मुश्किल काम था और इन लोगों का इस देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। शेखर यादव ये सब गाली गलौज करने के बाद वो आज इनको ठेंगा दिखा के बैठा हुआ है कि जो करना है कर लो अगर हिम्मत है तो। और ये लोग अपना जो कॉलेजियम वो ही कर रहे हैं, उनको बुला के फुल हाउस और ये और फुल बेंच ये सब कर लिए हैं, करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि देश में मेरे हिसाब से इस समय निजाम ऐसा है कि इसके लिए भी हमारे जो जज साहब लोग हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कोई कार्रवाई करें। मैं बिना जाने बोल रहा हूं, ऐसा जरूर कोई ना कोई प्रोविजन होगा कि अगर कोई करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, लेकिन ये कार्रवाई करने से डर रहे हैं। मुझे तो आनंद जी लग रहा है कि जैसे कि इस आदमी का कुछ नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल नहीं होगा। ना इसको निर्दोष घोषित किया जाएगा और ना ही इसको दोषी होने के कारण कोई सजा प्राप्त होगी, और ये इसी तरीके से कुछ पतली गली से इसको निकाल दिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। ना ही इसके बहाने न्यायिक रिफॉर्म की शुरुआत होगी, न्यायिक सुधारों की इस देश में शुरू ये भी नहीं होगा। जी जी। और हम लोग नितांत भ्रष्ट बंदोबस्त के अंदर इसी तरह जीते रहेंगे। नहीं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार है उसके जो अध्यक्ष हैं, उनका कल बयान आया ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि ये जब आपने यहां भेज दिया है, मैं जब बहस करने जाऊंगा तो मैं कैसे मानूंगा कि इसने दूसरे पक्ष से घूस नहीं लिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो जब जज की कुर्सी पे बैठेगा तो बहस करते समय मुझे पूरे टाइम लगा रहेगा कि इसने दूसरे पक्ष से घूस लिया। ये तो उन्होंने अनिल तिवारी जी, शायद नाम है अनिल तिवारी जी, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ये सब बोला है। लेकिन मैं एक और चीज पे, अबे भाई एक और चीज मेरे हिसाब से, ये जो स्पीकर हैं इस समय लोकसभा के, इनको क्या हो गया है, ये कितनी स्वामी भक्ति। अब राहुल गांधी की टी शर्ट पे कह रहे हैं कि टी शर्ट पहन के नहीं आओगे, मतलब ये अब तुम बताओगे। अरे तुम ऐसी संस्था से आ रहे हो जहां चड्डी पहन के लोग आते थे भाई, हाफ पैंट पहन के, और नंगे दिखते थे। उसका पांचा इतना बड़ा होता था उस स्नेकर का कि नंगे दिखते थे नीचे से। और उस मात्र संस्था से आने वाले आज किसी को बता रहे हैं कि टी शर्ट पहन के नहीं आओगे। मैं इस पे भी, ये आप कैसे कह सकते हैं? टी शर्ट क्या कोई वो है, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और राहुल गांधी टी शर्ट अगर पहन रहे हैं तो वो कनेक्ट हो रहे हैं उस आम आदमी से। मैं और आप शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनने वाला, जीन्स पहनने वाला वो बच्चे हैं, वो लड़के हमारे और आपके जिनके पास इतना बड़ा वार्डरोब नहीं है,
2 टी-शर्ट में काम चलाते हैं। मैं नहीं, इसलिए इस संसद बात में को कह रहा हूं कि ये कहने की हिम्मत कैसे हुई ओम बिरला की कि आप टी-शर्ट पहन के आएंगे तो ये नहीं करेंगे। मैं इस पे एक आपकी देखिए, टिप्पणी लूंगा। संसद में कोई ड्रेस कोड तो उसका तय है नहीं। ऐसा नहीं है कोई संहिता बनी हो इसमें तय हो कि भाई ऐसे ही कपड़े पहन के आएंगे। संसद कोई ऐसा क्लब तो है नहीं यहाँ आप एक खास तरह के कपड़े पहन के आ सकते हैं, वरना आपको प्रवेश आपको वर्जित कर दिया जाएगा। ऐसे संसद में लोग 3 पीस सूट पहन के भी आते हैं। संसद में लोग शर्ट और जीन्स पहन के भी आ सकते हैं। संसद में जो आमतौर पर नेताओं की पोशाक होती है, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा, वो पहन के भी आ सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यह कहना बिल्कुल अनाधिकार चेष्टा है उनकी। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों हमारी संसद के जो दोनों पीठासीन अधिकारी हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के, उनका आचरण बहुत बड़े विवाद के केंद्र में रहा है। विपक्ष के साथ उन्होंने जो सुलूक किया है वो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले से ही लिख दिया गया है। ये लोग दिन रात यही करते रहते हैं। ठीक है, सत्ताधारी दल का जो व्यक्ति होता है वही पीठासीन अधिकारी बनता है, लेकिन वो कम से कम निष्पक्ष आचरण करते हुए दिखाई तो पड़ना चाहिए उसे। जब कभी ऐसा मौका आए जब सरकार को खतरा हो, उस वक्त वो आमतौर पर सत्ताधारी दल की ही मदद करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, हर जगह ये होता है। लेकिन साधारण स्थिति में तो कम से कम वो अपने आप को निष्पक्ष बता सकते हैं और विपक्ष को थोड़ा इससे एक तसल्ली मिल सकती है कि भाई हमारा साथ देने के लिए भी जो अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं उनकी मदद हमें मिलेगी, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन इन लोगों ने अपने इन कर्तव्यों को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ये पूरी तरीके से कर्तव्यच्युत पीठासीन अधिकारी हैं और ये हमारे लोकतंत्र की एक और बड़ी खामी है जो कि हाल ही में, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये पिछले 10 साल से ही ऐसा हुआ है और खासतौर से पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा उभर के सामने आया है। ऐसे बहुत से पीठासीन अधिकारी हुए हैं जिन्होंने कुछ खास मौकों पर अपनी पार्टी की मदद की है और ऐसी मदद की है जिससे बदनामी भी हुई, अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले भी दिए, ये भी बात सही है। लेकिन ये तो हालत ये है कि तो रोज ये तो सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, ये अपनी पार्टी के एजेंडा ही सेट करते रहते हैं सदन के अंदर और कुछ नहीं करते। जी जी, मैं अब एक चीज जरा इस पे, क्योंकि उस पे भी एक आपका छोटा वो ग्रॉक ने आजकल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हालत खराब कर दी है। अब ग्रॉक एक ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आपके हाथ में एलन मस्क ने एक जिन्न दे दिया है जो फैक्ट चेकर के रूप में आप बात कर सकते हैं। और दूसरा ग्रॉक का ये हो गया है कि आप जैसी बात करेंगे वो वैसा करेगा। आप तू बोलेंगे वो भी तू बोलेगा, आप गाली देंगे वो भी गाली देगा, आप गंदी गाली देंगे वो उससे गंदी गाली देगा। तो एलन मस्क ने जो उसको डेवलप किया है, एक तो उसको संभ्रांत भाषा नहीं सिखाई है कि आप भाई कोई भी गाली दे, लेकिन आप जी प्रणाम नमस्ते ये वाली नहीं है, वो जो भाषा आप बोलेंगे उस भाषा में है, तो वो शायद उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है। दूसरा वो आम आदमी को सुलभ है। तीसरा वो फैक्ट, मैं उसका जो सबसे बड़ा वो देख रहा हूं, वो एक फैक्ट चेकर आपके हाथ में दे दिया। आप कुछ भी बीजेपी करे उसको आप फैक्ट में डाल दीजिए, 1 सेकंड के अंदर सारे उनके साथ बता दे रहा है कि ये खट 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 खट। मैं ग्रॉक पे एक आपका कि ये काफी चीजें चेंज करने जा रहा है इस देश की। देखिए, ग्रोक की एक सबसे दिलचस्प बात तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ग्रोक के सामने एक सवाल रखा गया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में किस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। ग्रोक ने जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। दूसरा जवाब दिया कि दूसरे नंबर पर राहुल गांधी की दावेदारी है जो कि बहुत मजबूत है, ये उसने कहा। अच्छा, अब आप सोचिए, जैसे ही ये जवाब सामने आता है, इस जवाब के तो मायने बहुत गजब है। यानी उसने जिनकी संभावना है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं रखा है। नरेंद्र मोदी की ग्रोक के मुताबिक नरेंद्र मोदी की 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अगर ग्रोक की बात सही है। अच्छा, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, इसका मतलब यह है कि 2029 से पहले वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, कोई और व्यक्ति आएगा प्रधानमंत्री पद पर। अगर वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो और भाजपा जीत जाए और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाए। इसमें अमित शाह का नाम कहीं है ही नहीं। ग्रोक की डायरी में ग्रोक जिन संभावनाओं का टटोल रहा है उसमें अमित शाह का नाम है ही नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है ही नहीं, उसमें 2 ही व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी। अच्छा, अब आप इस प्रकार के जब सवाल पूछे जाते हैं और ग्रोक जब उनका जवाब देता है
अच्छा, चूंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हमारे आम लोगों के ऊपर वो साइंस का बड़ा रुतबा हासिल होता है। कोई चीज अगर साइंटिफिक है तो उनको लगता है कि ये विशेष रूप से ये बहुत ही अथॉरिटेटिव किस्म की चीज है। मतलब अगर कोई साइंटिफिक है, वो केवल इसलिए है कि ये तर्कपूर्ण नहीं लग रही है, भले ही किसी साइंटिफिक औजार से निकली हुई चीज हो, बात हो। तो लोग इस पर भरोसा करेंगे, इस बात के ऊपर। और लोग जब भरोसा करेंगे तो ये चीज आपकी तरफ फैलेगी भाई कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। जैसे ही ग्रोक से ये सवाल पूछा गया और ये जवाब आया, फिर तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी जो नागपुर जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में जाने वाले हैं, उसी दिन शायद उनके रिटायरमेंट का पैकेज वहां पे तय हो जाएगा। जी, 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 तो इस प्रकार की कयासबाजी शुरू हो गई है। मतलब केवल ये ग्रोक से ये पूछा जाना और उसका जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार को लोगों के दिमाग में अस्थिर कर देने के लिए पर्याप्त है। जी, जी। अबे भाई, मैं एक चीज और, क्योंकि आपने नाम जब ले लिया कि मोदी जी जा रहे हैं ना, तो उस पे भी एक सवाल छोटा सा है। ये आरएसएस क्या ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है? क्योंकि देखिए विचारधारा एक ही है। अब आरएसएस आज कह रहा है नहीं डीलिमिटेशन की बात पे तो भाई नॉर्थ साउथ वो नहीं होना चाहिए, औरंगजेब की कब्र नहीं खोदनी। मतलब वो बीजेपी एक स्टैंड लेती है, वो दूसरा स्टैंड लेता है। तो ये खींचतान है कि ये लीपा पोती है कि तुम मारो मैं हाथ पकड़ के रखूंगा, तुम पीटो? ये मुझे क्या लगता है कि मैंने सुनील अंबेकर का भी वक्तव्य सुना है वो, और आज जो अखबारों में आया है उनके आरएसएस के एक दूसरे नए नेता हैं, क्या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नया नाम है, उनका वक्तव्य भी मैंने देखा है और मैंने इसके ऊपर सोचा भी है। मैं कहना ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वक्त एक छोटे से संकट से गुजर रहा है, क्योंकि बड़ा सांगठनिक संकट वगैरह नहीं, अस्तित्व उसका संकट ये है कि हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है, व्यवहारिक जमीन पे होने वाली राजनीति, वैचारिक बहस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जमीन पे होने वाली राजनीति है, इसको नियंत्रित और विनियमित कैसे किया जाए, उसे कंट्रोल और रेगुलेटेड कैसे किया जाए। अच्छा, अगर आप आज की परिस्थिति से आप तुलना करें, राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था 90 के दशक में, तो एक एक घटना, एक एक कदम जो है वो संघ की योजना के मुताबिक होता था। हर व्यक्ति उसी के हिसाब से भाषण देता था। एक एक ईंट, अब शिला पूजन होगा, अब कलश यात्रा होगी, अब ये होगा, अब वो होगा, अब इस तरह करेंगे, अब उस तरह करेंगे, सब कुछ पूरी तरीके से शतरंज की एक बाजी बिछी हुई थी। और जो तत्कालीन सरसंघ चालक और उनके जो सलाहकार होते थे, वो उस बाजी पे जिस तरीके से मोहरे चलते थे, उसी तरीके से सारा काम होता था। वही तय करते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रवेश करेगी, कब क्या, कौन से आचार्य जी क्या बोलेंगे, धर्म संसद की बैठक कब होगी, ये सब चीजें नियंत्रित थी। और ये नियंत्रण अयोध्या में राम जन्मभूमि के रामलला के मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त तक हिंदुत्व की राजनीति मोटे तौर पर मैं कहूंगा थोड़े बहुत फर्क के साथ में, थोड़े बहुत हेरफेर के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में रही। लेकिन अभी 2024 में जब नरेंद्र मोदी ने बहुमत खो दिया, उसके बाद से जो राजनीति हो रही है वो संघ के पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। संघ, मुझे लगता है, उसमें केवल 25 से 50% ही कंट्रोल कर पा रहा है उसको। अच्छा, सरसंघ चालक अब कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके वक्तव्य का जो नैतिक प्राधिकार था, जो मॉरल अथॉरिटी थी वक्तव्य की, वो काम नहीं कर रही है। अब जब सुनील अंबेकर कह रहे हैं कि औरंगजेब इज नॉट रेलेवेंट, आई थिंक औरंगजेब इज नॉट रेलेवेंट, यही तो उन्होंने वक्तव्य दिया है। आज राम माधव ने लेख लिख के उनके वक्तव्य का समर्थन भी कर दिया इंडियन एक्सप्रेस में। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि अभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब मेरा कहना यह है कि एक जमाना था जबकि परम पूजनीय सरसंघ चालक जो कहते थे, उनकी बात सब लोग मान लेते थे, किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी उसे करने की। आज तो स्थिति यह है कि विश्व हिंदू परिषद औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके प्रिय पात्र, संघ के ही प्रिय पात्र, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, आप उनके वक्तव्यों को देख लीजिए। उनके दूसरे प्रिय पात्र योगी आदित्यनाथ, वो संबल को खोदे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे भी बहुत खुदाइयां हम करेंगे, बहुत सारे संबल बनेंगे प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं। संघ इस तरह से, मेरा मानना है कि संघ इन चीजों के प्रति बहुत असहज है, और संघ को संघ के पास वो तरकीब नहीं है कि वो सब चीजों को नियंत्रित कर पाए।
ये जो अंतर्विरोध दिख रहा है, विरोधाभास, जो पैराडॉक्सेस एंड कंट्रडिक्शंस हैं, मतलब जो है, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, संघ को ये कल्पना नहीं थी कभी कि ऐसा होगा। आज जब संघ अपनी सत्ता के शिखर पर, मैं सत्ताधारी संगठन संघ को मानता हूं, संघ सत्ताधारी संगठन है, संघ जो अपने सत्ता, अपनी सफलता के शिखर पर है इस वक्त, हर चीज उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती है, वहां उसी के अपने दायरे के अंदर जो हो रहा है वो ज्यादा कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि ये औरंगजेब वाला पूरा प्रकरण जो है वो कोई संघ ने आदेश दिया है कि आप ऐसा कीजिए, न भी मानता हूं संभल में जो खुदाइयां हुई वो संघ के आदेश से हुई हैं। जी जी जी, हाँ, वहां योगी आदित्यनाथ को अपनी गोटी लाल करनी है, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को अपनी गोटी लाल करनी है, इसलिए सब हो रहा है। जी, मैं एक और, क्योंकि एक जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले गुजरात में राहुल गांधी का वक्तव्य था, वो अब थोड़ा जमीन पे दिखाई देने लगा है। उन्होंने बिहार में राजेश कुमार जी को नियुक्त किया, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक नए जिला अध्यक्षों का नियुक्ति कल आ गई है, 133 जिला और शहरी अध्यक्ष मिला के 133 की लिस्ट आ गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो काफी उसमें चेंज है। अब वो हो सकता है कि लोग अब कहेंगे नहीं 18 ही दलित किए, ज्यादा करने चाहिए थे, 52 ही ओबीसी हुए, लेकिन पहले के मुकाबले वो काफी चेंज है। और राजेश कुमार का वहां बनाना भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में राहुल गांधी का एक स्टेप है। मैं इस पे एक छोटी बिहार में जी, मैं इस पे, राहुल गांधी ने सर्जरी शुरू कर दी है या कांग्रेस ने सर्जरी शुरू कर दी है? देखिए, वो राहुल गांधी नई नियुक्तियां कर रहे हैं, संगठन का नवीकरण कर रहे हैं, अपने जैसे जैसे संगठन को चाहते हैं वैसे संगठन बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये प्रक्रिया तो चल रही है। लेकिन उन्होंने गुजरात में जो वक्तव्य दिया था वो वक्तव्य कुछ और था। उनका वक्तव्य ये था कि यहां पर भाजपा के स्लीपर सेल हैं, यहां पर हमारी पार्टी में बीजेपी के, तो सर्जरी तो तब होगी जब उन स्लीपर सेल्स के खिलाफ कुछ किया जाएगा। वो उन्होंने अभी तक करना शुरू नहीं किया है। वो भाजपा में, गुजरात में एक नया कोई भाजपा का नेता बना सकते, कांग्रेस का एक नया संगठन का मुखिया बना सकते हैं, नए महासचिवों की नियुक्ति कर सकते हैं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां वास्तव में कोई स्लीपर सेल है वो तो उनको काम ही नहीं करने देगा। वो तो लगातार अंतः विस्फोट करता रहेगा, वहां पर अंदर ही अंदर जो है वो काटता रहेगा उसको, और वहां पे वो बीजेपी सरकार से मिले रहेंगे। ये एक कदम चलेंगे, वो एक इंच चलेंगे, वो 2 इंच फाड़ देगा। इस तरीके का स्लीपर सेल तो इस तरह का काम करेगा। तो सवाल ये है कि जो स्लीपर सेल हैं उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये प्रश्न है असली। ये तो खैर ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, और इसका नतीजा निकलेगा देर सवेर। लेकिन जो भीतरघाती लोग घुसे हुए हैं, जो सैबोटेज कर रहे हैं, अंदर से तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनका इलाज उन्होंने क्या किया है, उनका भी उपचार। मैं एक छोटा सा प्रश्न इसलिए पूछ लूं कि एक बात बहुत कस के फिर चलाई जा रही है कि वो इंडिया गठबंधन में वो दिक्कत हो जाएगी आरजेडी और उसमें, लेकिन मुझे एक चीज स्पष्ट है कि अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी को बिहार में सत्ता पे आना है तो बिना कांग्रेस के नहीं आ सकती। वो कांग्रेस 5 सीट लाए, 50 सीट लाए, 2 सीट लाए, वोट लाए ना लाए, लेकिन वो अकेले तो कोई भी नहीं आ पाएगा। ना नीतीश जी आ सकते हैं, ना यकीन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में गारंटी से कह सकता हूं कि न तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ टूटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि ना टूटे, और नहीं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठजोड़ बिहार में टूटेगा। ये सब जो कयासबाजी होती है कि उन्हें ये दिक्कत हो जाए, ये देखिए मीडिया का साइज बहुत बढ़ गया है इस देश में, उसके बहुत सारे मुकाम हो गए हैं। सोशल मीडिया एक है, टीवी मीडिया एक है, प्रिंट मीडिया एक है, पता नहीं क्या क्या है। कोई कुछ बोल रहा है, हर व्यक्ति को बोलने की इजाजत है, कोई कुछ भी बोलता है, उसी को एक समीक्षा मान लिया जाता है, उसको कुछ लोग मूर्ख होते हैं, हर चीज को गंभीरता से लेने लगते हैं। तो मुझे लगता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय जो स्थिति है राजनीति की, उसमें मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई पड़ता कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर भाजपा शक्तियों का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ में रत्ती भर भी परिवर्तन होगा। बिहार में परिवर्तन होगा तो ज्यादा ये हो सकता है, पहले मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ चले गए थे, अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर कोई बात कही जा सकती है, लेकिन वो मामूली बात है। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं, जो लंबे अरसे से गठजोड़ बनाए हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी इन्होंने साथ साथ मिलकर लड़ा था, वो कहीं नहीं जाने वाली। सीट
एक कुछ सीटें कम मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी, ये तय करने में अभी काफी समय है। अभी से क्या उसके बारे में प्रयास लगा? अरे भाई, मैं चलते चलते एक टिप्पणी इसलिए ले लूं कि एक किसान आंदोलन अपनी तरफ से चल रहा था, केंद्र के मंत्री जाके चंडीगढ़ में मीटिंग करते थे, और उसमें एक अजीब सा ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, लोगों ने मीटिंग की, और जब मीटिंग करके निकले उसके बाद तुरंत जो प्रमुख किसान नेता उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वो कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से हुई। और उसको बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि अबाउट टर्न कैसे हुआ, क्योंकि उससे पहले भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था भाई ये हमसे क्या मतलब है, तो केंद्र का मतलब है। अब वो कह रहे हैं कि ये व्यापारी वर्सेस किसान को करने की कोशिश की जा रही। ये ओवरऑल क्या है, इस पे एक आपकी टिप्पणी ले। देखिए, इसमें वैसे तो इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है, शुरू में उसने उस आंदोलन का समर्थन किया, काफी लंबे अरसे तक वो उसके साथ में रहे, और ऐसी छवि प्रोजेक्ट हुई कि वो उनकी वजह से, पंजाब सरकार के समर्थन की वजह से ही वो वहां पर टिके हुए भी हैं। लेकिन बाद में उनको लगा होगा कि इसके हमें राजनीतिक नुकसान हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। अभी लुधियाना में एक उपचुनाव होने वाला है, और लुधियाना का शहरी क्षेत्र का उपचुनाव है, और वहां जो माहौल बन रहा था उसमें ये हो रहा था कि जो शहरी क्षेत्रों में सरकार अलोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि वहां इस रुकावट की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। जो व्यापार संबंधी प्रतिनिधि मंडल थे, वो अरविंद केजरीवाल अभी वहां विपश्यना करने गए थे, तब उनसे भी उन लोगों ने बातचीत की जाके, भगवंत मान से भी बातचीत किए जा रहे थे। और अभी शायद 17 या 18 मार्च को भगवंत मान ने जब आंदोलन के नेताओं से बातचीत की, तो उस बातचीत में दोनों के बीच में कुछ तनातनी भी हो गई। भगवंत मान उठ के वहां पे गुस्से में उठ पे थोड़ा सा रोष के साथ वहां से चले भी आए थे। उसी के बाद से शायद इन लोगों ने ये तय किया कि अब इसको खत्म कर देना है। दूसरे, उनको ये भी लग रहा था कि इस किसान आंदोलन की ये जो हो रहा है शंभू बॉर्डर वाला, इसकी कोई ज्यादा बड़ी साख और वो नहीं बची है, और कोई बहुत बड़ा समर्थन इसकी वजह से मिले वो भी नहीं दिखाई पड़ता, तो अलोकप्रियता क्यों ली जाए शहरी इलाके में। कुछ इस प्रकार का उन लोगों ने निर्णय लिया है। अब इस निर्णय से उन्हें जिन लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन कुछ लोगों का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ेगा आगे जाकर। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें एक तरफ आपको फायदा होता है, दूसरी तरफ आपको नुकसान भी होता है। तो धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेंगी कि इन्हें कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। चीजें तो अभी और भी बहुत हैं, लेकिन चलिए अगले हफ्ते उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।